नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा आज रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव स्थित चौधरी छोटू राम संग्रहालय में पहुंची और वहां पर कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। यह कलश लेकर इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल व अर्जुन चौटाला पहुंचे थे। सबसे पहले चौधरी छोटू राम के चरणों में अस्थि कलश रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि गढ़ी सापला स्थित चौधरी छोटू राम संग्रहालय को भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ही बनवाया था और वह इस संग्रहालय में रखने के लिए पाकिस्तान से चौधरी छोटू राम की यादगार लेकर आए थे। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल बोले कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकर्ताओं से प्रेम और स्नेह था और इस वजह से कार्यकर्ता भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं को एक परिवार की तरह जोड़कर रखा था। जहां तक संग्रहालय में उनका सिलापट न होने की बात है तो वह इस बारे में आवाज उठाएंगे। बिल्कुल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सर्व हरियाणा के सर्व वर्ग के गरीब किसान मजदूर के हर एक के हितैषी थे और ख़ास तौर पे कार्यकर्ताओं के दुख और सुख में हमेशा शामिल रहा करते थे। और मैं ये मानता हूँ कि जितना कार्यकर्ता को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना प्रिय माना है, शायद ही ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम हुए हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को अहमियत दी है। आज सबको इस बात का मलाल भी है, दुख भी है। चौधरी छोटू राम जी की जो कर्म भूमि है वहाँ पे भी ये जो आज धाम है ये भी चौटाला साहब की देन है। स्वयं चौटाला साहब पाकिस्तान गए, वहाँ सर छोटू राम जी के जो भी वहाँ पे उनकी यादगार थी, जो चीज़ें थी उनकी, वो लेके यहाँ आए और उनका एक स्वप्न था कि जो हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ है उसको स्थापित करना और हरियाणा की माटी और हरियाणा के लोगों को मजबूत करना उनका हमेशा ही रहा है। मैं एक सवाल ऐसा ही करना चाहूँगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का यहाँ पर एक पत्थर हुआ करता था जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेकिन आज वो पत्थर कहीं नहीं है। आप विधानसभा में विधायक हैं, निश्चित तौर पे उसको लेकर के निश्चित तौर पे मैं बारंबार कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसने कार्यकर्ता को सर्वोपरि माना है, कार्यकर्ता को जिया है और कार्यकर्ताओं ने भी उनमें एक पिता का रूप, एक साथी का रूप और एक नेता का रूप माना है। निश्चित तौर पे वक्त बदलता है, हुक्मरान बदलते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है। ऐसे लोग जो आपने अभी बताया भाई शिलापट नहीं है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, निश्चित तौर पे इस पे करेंगे। लेकिन आज हम हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ये जो घड़ी है, ये मैं समझता हूँ बड़े सबके नम आँखों से सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये जो अस्थि कलश यात्रा है ये उनका एक जुड़ाव था धरती से और हर क्षेत्र से। निश्चित तौर पे बहुत कार्यकर्ता ऐसे थे जो वहाँ उस दिन अंतिम संस्कार पे नहीं पहुँच पाए। 31 तारीख को चौटाला गांव के स्टेडियम में उनका हमने वो कार्यक्रम रखा है और बहुत से लोग वहाँ भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस समिति द्वारा एलिम्को कंपनी भारत सरकार के सहयोग से रेड क्रॉस परिसर में शनिवार को दिव्यांगजनों की जांच के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें जिला भर से सैकड़ों दिव्यांगजन पहुंचे तथा अपनी जांच करवाई। उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष धीरेन्द्र खड़गटा के मार्गदर्शन में यह दिव्यांग जांच शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार पहुंचे। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे दिव्यांगजनों ने उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस दौरान हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी, सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य भी मौजूद रहे।
ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितना भी आगे भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और जिस भी हमारे विभाग से किसी तरह की सहायता की जरूरत होगी पूर्ण रूप से इनको मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल, आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह आम लोगों को हम चाहेंगे कि जिस तरह के ये कैंप्स लगते हैं इसमें आए और जो भी उनको आवश्यकता अनुसार जो चीज़ों की जरूरत होगी रेड क्रॉस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मुहैया करा रहा है। इस जो है इस लक्ष्य का इस अवसर का जरूर फायदा उठाएं। हाँ डेफिनेटली आपको लगे ये सहयोग जो हमारी LMCO है, LMCO के सहयोग से ये जो है एक बड़ा जो जितने भी अप्लायंसेज दिए जाएंगे इनके सहयोग से दिए जाएंगे। हमने यहाँ पे पूरा जांच शिविर लगा रखा है और आइस कैंप भी लगा रखा है जिसमें अभी तक 50 रजिस्ट्रेशन हो चुका है लोगों का। लोग आ रहे हैं, चेक करा रहे हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कैंप से जो है इस तरह के कैंप से लोगों को पूरा मदद मिलता है। लोग आते हैं जिनको जो प्राइवेट नहीं जा पाते, सरकार उनकी मदद करती है इस तरह कैंप से। इनको सब जो चीज प्रोवाइड करा सकती है हमारी सोसाइटी रेड क्रॉस उनको पूरा प्रोवाइड कराती है। और रोहतक में जो आपसी सहयोगी लोग हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हमारे मित्तल साहब जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हम बुला के एकजुट होकर पूरा काम करते हैं। तो जिस तरीके से दिव्यांग लोग हैं, कितने % दिव्यांग होगा जिसको आप इस तरीके से इंश्योरेंस देंगे? तो जो हमारे पास लोग आएंगे, हमें जो लोग मार्केट से आएंगे, जो लोग बाजार से आ रहे हैं कि हमें ये चीज पहले हम उसको पूरा चेकअप करते हैं, फिर हम पूरी मदद करते हैं उसकी। तो देर शाम तक चलेगा ये करेगा? 5 बजे तक चलेगा। तो क्या कहना, जब तक लोग आएंगे तब तक चलेगा। अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को, इस तरह के दिव्यांग लोगों को? हम उनकी मदद करेंगे पूरी से पूरी, जितने उनकी सेवा कर सकते हैं और उनके पूरे हर जगह पूरा अवेयरनेस करेंगे कि लोग आए, जिनको दिक्कत है पूरा अपना पंजीकरण करवाएं। यहाँ पे काफी लोगों को नहीं पता लगता है, काफी लोग इस चीज को लेकर के दिक्कत में भी होते हैं, उनके लिए क्या आप आजकल सोशल मीडिया भी हो रही है और लोगों को हम अवेयरनेस पूरी करवा भी रहे हैं ताकि उन तक बात जाए कि ऐसे कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी लगा रहा है जिससे लोग अपना पूरा काम करवा सके आगे। रोहतक में हुई बारिश ने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार 2017 से लेकर 2024 तक दिसंबर माह में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 8 सालों की बात करें तो साल 2019 को छोड़कर दिसंबर माह में बारिश ने कभी भी दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि दिसंबर माह लगभग सूखा ही रहा। लेकिन इस बार साल के अंत में जमकर बारिश हुई है। इस बार जिले के 5 ब्लॉक में कुल 156 mm बारिश हुई है। औसत की बात करें तो 31.2 mm बारिश हुई है। बारिश को फसलों के लिए अच्छा माना जा रहा है। वहीं बारिश से जिले भर में बोई गई सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा होगा। रोहतक के सिंहपुरा डिस्पोजल का पानी आसपास के खेतों में भर गया, जिसके कारण खेतों में खड़ी गेहूं व सरसों की फसलें नष्ट हो गई। इसलिए गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। वहीं खराब हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाए। ये मांग आज तमाम किसानों ने की है। किसानों ने बताया कि उनके सिंहपुरा डिस्पोजल के पास खेत है। सारा गंदा पानी उनके खेतों में जाता है, जिसके कारण पिछले करीब 4 साल से खेतों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। उन्होंने मांग की है कि इस गंदे पानी की समस्या का हल करवाया जाए ताकि उनके खेतों में फसलों की बिजाई हो सके। भाई साहब, मेरा नाम अनिल कुमार है, ठीक है, और मेरी यहाँ पास में जमीन है और पिछले कई सालों से जो है ना यहाँ से जो है ना मोटर बंद कर दे रहे हैं या फिर जल जा रही है मोटर। प्रशासन को कई बार बोल भी लिया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमारी जो है ना सारी फसल डूब जाती है। हर बार का काम हो रहा है। पिछले 6-7 साल से जो लगातार जो है ना नुकसान पे नुकसान हर तीसरे महीने जो है ना फसल डूब जाती है। जब इनको बोलते हैं तो ये जय साहब का नाम लेते हैं, जय साहब SDO साहब का नाम ले लेते हैं, SDO साहब का देते हैं जय साहब से बात करो। जय साहब से बात करते हैं तो वो फोन बंद कर देते हैं। ये यहाँ पे जो है ना मोटर लगा रखी है, ये पुरानी है और ये चालू नहीं हो रही और इस वजह से जो है ना वो जल जा रही है बार, ठीक है। और जो है ना नाले का पानी आता है और नाले का पानी जो सीवर से निकल के और सारा खेतों के अंदर चला जाता है। ये 60 बीघे जमीन है जिसके अंदर नुकसान है टोटली। अभी हमने जैसे बुआई की थी गेहूं की, सरसों की बुआई आपने देखा भी होगा, सरसों बिल्कुल डूब चुकी है। गेहूं तो फिर छोटे देखे, सरसों तो पूरी तैयार है। पानी चालू कर रखा है, कर्मचारियों ने जो है ना सीवर तोड़ रखे हैं, ठीक है। बोलते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें जी, आगे तो पानी मोटर नहीं चली तो पानी तो कहीं से तो निकालेंगे पानी को। SDO साहब को बोला है, आज भी मेरी SDO साहब से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है तो SDO साहब बोले कि हमारी मोटर रूटीन से चल रही है,
जबकि उनके 5 मिनट पहले जो है ना 5 मिनट पहले यहाँ पे मोटर ठीक हुई है। और अभी आप मौके पर देख भी लो, अभी भी जो है ना मिस्त्री अंदर आए हुए हैं। ठीक है, मोटर चल रही है नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही मोटर। क्या कारण है बात की हो तो क्या कारण बताओ। बस कह रहे हैं कि हम क्या करा, फूक दिया है, सारी खराब पड़ी है, A to Z मोटर खराब पड़ी है। कब से 4 महीने से तो मोटर ये तो 1 साल से तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना नई के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, मगर भेज नहीं रहे प्रशासन। अब वो पुरानी को ही ठीक कराते हैं, चला गया, आध घंटा 15 मिनट चल फिर बंद हो गया है। तो ये समस्या कब से आ रही है, कब से आ रही है? 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हमारे को कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं है। हमने चेक कह लिया, जवार बाजरे, मेरे पास पिछली बार की भी वीडियो है, अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, सारे रास्ते के ऊपर भी पानी पानी था सारा। ठीक है, और फसल तो दिखनी है नहीं उसमें, 10-10, 12-12 फुट पानी भर जाए, बताओ जमींदार कहाँ जाएगा। पहले इससे भी ज्यादा इधर वाला साइड का एरिया था, वो भी सारा भर गया था, सारा रकबा खराब हो गया। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम चाहें जी कि इसका सोल्यूशन करो और हमारे को मुआवजा करो। रोहतक में बजरंग भवन के पास स्थित कैफे मालिक पर फाइनेंसर द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कैफे में घुसकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और यह सब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपियों को हमला करते देखा जा सकता है। इस वक्त आप तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहे हैं। आपको बता दें, कैफे मालिक ने आरोप लगाया है कि हमलावर 35 लाख रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, जबकि वह पैसे पहले ही दे चुके हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर मेरे ना फाइनेंसर है सुनारिया के, 5 जन है वो, जिनका नाम दीपक बुधवार, देवा बुधवार, मनदीप बुधवार, दिनेश मलिक और रवि बुधवार। ये 5 जनों के साथ मेरा थोड़ा लेन देन था, जो मैंने इनको इनके पैसे वापस दे दिए थे। इन्होंने उसके बदले मेरे चेक रखे हुए थे, और एक बार जब मेरी इनसे बात हुई थी कि मेरे चेक वगैरह और वापस दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी गाड़ी के भी साइन मेरे से जबरदस्ती करवा लिए थे। मेरे से पैसे वापस लेने के बाद भी मुझे बोलते और पैसे दे, और पैसे दे, और पैसे दे। और एक बार उन्होंने फरवरी में मुझे अपने ऑफिस पे बुलाया पैसों का हिसाब करने के लिए, और बोलते अपने चेक वैक ले जाइयो। लेकिन उन्होंने मुझे ना चेक दिए और पैसों के लिए बोला तुझे हमें 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जब मैंने उनको बोला, डरते कि मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, मुझे उन्होंने गन भी दिखाई, हथियार भी दिखाए कि वे तेरे को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। तो डरता मैंने बोला कि मैं उनको जून में पैसे दे दूंगा, बट जून में मैं नहीं दे पाया। तो उन्होंने मेरे साले राघव को उठा लिया था घर से, जिसकी हमने कंप्लेन FIR भी दी थी, और 341 नंबर FIR का नंबर है। उसके बाद पुलिस वालों को भी हमने बोला, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं हुई थी। और सर उनको बेल भी मिल गई, जिसका हमारे पास कोई मैसेज नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था कि उनको बेल मिल चुके। एक बार वो बीच में 15-20 दिन पहले वो दुकान पे भी आए थे, फिर मुझे धमकी देके गए कि तुझे करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे को मारेंगे। कल रात को आए और उन्होंने दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया, और कहते पैसे नहीं देगा तो तेरा ये कर देंगे। और बाद में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि अगर मंडे तक तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे और तेरे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, और हेलमेट पहन के घूमना, गोली कहीं से भी आ सकती है। तो कितने रुपए का लेन देन था जो आपका पहले था? लेन देन सर मेरा सिर्फ 35 लाख का था, जो मैं उन्हें दे चुका था। लेकिन वो 35 के पहले मांगते 50, 1 साल पहले, फिर उन्होंने बना दिए करोड़। अच्छा, तो अब 1 करोड़ मांग रहे हैं आप? हाँ जी। तो पुलिस में कंप्लेन करी आपने, पहले करी थी? जी सर, पहले भी FIR हमने जून में लिखवाई थी, और अब भी कल सर FIR लिखवाई है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? अभी सर कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन सा थाना है? जो सर राघव के, जो राघव किडनैप हुआ था जो था तब लिखवाई थी, वो शिवाजी कॉलोनी थाने की है, और जो मेरी थी वो आर्यनगर थाने में है, वो कल लिखवाई है हमने। तो पुलिस से आई है, पुलिस से कोई आया, कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया कोई सर। कार्रवाई? उन्होंने कहा था कि सुबह आप MLR करवा के हमें दे देना, उसके बाद हम अपनी तफ्तीश करेंगे। तो MLR करवाने ही हम लोग आए हुए हैं, ये देगी तो हम उनके पास दोबारा जाएंगे। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड और आजाद नगर में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि जो अज्ञात व्यक्ति चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, वो केवल घर की ठूठियों को, मोटर और मीटर को चुरा कर ले जा रहा है। लगातार कुछ दिनों के अंदर 3 से 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पीड़ितों ने बताया कि उन्हें 10 से 12 हजार का नुकसान भी हुआ है। इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम है, जिस दौरान वो अज्ञात व्यक्ति चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, वो CCTV कैमरे में भी कैद हो गया है। इसके बाद पीड़ितों ने
थाने में इसकी शिकायत दी है और उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पीड़ितों ने क्या कुछ बताया, किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो सुनिए। मेरा नाम जसवीर कुमार है और मैं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का निवासी हूँ। ये मेरा मकान है 42 नंबर हाउसिंग बोर्ड के अंदर। अभी 3 दिन पहले मेरी मदर यहाँ पे सफाई करने आई थी। मकान में डस्ट ज़्यादा हो रहा था तो मैं वहाँ अपने परले मकान में काम करवा रहा था। तो जब मेरी मम्मी ने यहाँ पे देखा कि बाथरूम के अंदर, बोला बेटा पानी का मीटर ही नहीं है। मैं कहा मम्मी कल तो था, मैंने देखा था सफाई कर। बोले बेटा बिल्कुल नहीं बेटा, देख मैं आया अपने घर से यहाँ देखने तो मैंने देखा कि यहाँ पे मीटर, पानी वाला मीटर नहीं है। और यहाँ पे एक ईंट भी बरामद है जो कि वहाँ पे ईंट थी नहीं हमारे बाथरूम के अंदर। तो उसने ये हरकत करने के बाद तो फिर हमने, अब देखो कम से कम भी 1000-1200 का तो मीटर आता है पानी का। उसके बाद लगाने वाला उसमें पार्ट्स भी लगेंगे, इसके एल्बो है, टी वगैरह इसमें ज्वाइंट करके। फिर इसकी मैंने आज शिकायत, हम गए थे शिवाजी कॉलोनी थाने में, वहाँ पे हमने इसकी लिख के शिकायत करी है कि भाई कोई भी अज्ञात आदमी है जो भी है उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। और इसके बाद हमारे यहाँ पे आजाद नगर में चोरी हुई है, उससे अगले दिन ही उनका भी काफी नुकसान हो गया है। टूटियां हैं, शावर है, वॉश बेसिन है, पानी का मीटर है और पीतल है, कई तरह टूटियां हैं। वो तोड़, वो हरकत भी वहीं पे इसी तरह की जैसे मेरे घर पे की गई है। उसके बाद अभी तीसरी हरकत एक और हुई है, वो भी आजकल में कैसे हुई है, उनकी भी सारी टूटियां, वो भी ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में मकान आता है, उसकी भी घर की सारी टूटियां, वो भी कहता है कम से 5-10 हजार का मेरा सामान था जो सारा चोरी हो गया, टूटियां सारी उतार के ले गए हैं। तो मेरी तो प्रशासन से भी निवासी गए थे हम थाने में, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस अज्ञात आदमी को कैसे कैसे पकड़ो और इससे जो सामान इसने जो चोरी किया है उसको बरामद करके हमें दिलवाया जाए जो हमारा सामान है, पूरी वेरिफिकेशन करके, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मेरी जिला प्रशासन से ये हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, सीसीटीवी में क्या सारी फुटेज है? हाँ, पूरी सीसी कैमरे फुटेज भी मैंने दिखाई है वहाँ पे। अपने जो हमारे आईओ हैं कुलदीप जी हैं, उनको मैंने फुटेज दिखाई है थाने में और उन्होंने कहा कि भाई काफी नुकसान हो रहा है। वो खुद भी आए थे मौके पे देखने, मकान के अंदर आए, उन्होंने पूरा नक्शा लिया, पूरा जितनी चोरियां हुई है सारा लिख के ले गए। एक एप्लीकेशन हमने रिटर्न में दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपने जो कार्रवाई लिख के दी हमें इस पर पूरा गौर करें, ज्यादा जल्द से जल्द इसका समस्या हल करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को। अच्छा, टूटी और मीटर के अलावा भी कोई चीज घर से गायब हो रहा है या नहीं? अभी तो देखो टूटियां और शावर और पानी के मीटर ये ज्यादा चोरी हो रही है जी अभी 3 दिन के अंदर अंदर। बहुत बड़ा, इतना बड़ा देखो, एक टूटी आप लेने चले आप इस तरीके में 200 से कम नहीं आती है, अच्छे वाली लोगे तो आप, तो काफी नुकसान है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ नहीं, ऐसे आदमी तो सख्त से सख्त कार्रवाई जाके वो और आगे हरकत इस तरह की ना करे जो कर रहा है, क्योंकि वो आदमी आगे भी कर सकता है, जो इसने 3 हरकत करी वो चौथी भी कर सकता है। इसलिए मेरी पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस समस्या समाधान जल्द से जल्द है, ताकि लोग अपने बेगुत होकर रह सकें, ना कि डर में ना रहें लोग। छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एमडीयू रोहतक के गतिविधि केंद्र में संगठन का 71वां स्थापना दिवस मनाया। एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव उमेश मौर्य ने संगठन के 70 वर्षों के संघर्ष का इतिहास बताया तथा छात्र एवं शिक्षा आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला। एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव उमेश मौर्य ने कहा कि शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने का 70 वर्ष का इतिहास गौरवशाली संघर्षों और गरिमा से भरा रहा है। 28 दिसंबर 1954 को संगठन की स्थापना के समय शिक्षा में जो समस्याएं थी आज और भी अधिक बढ़ गई है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने का सपना आजादी के 77 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अंग्रेजों की तरह आजादी के बाद भी पिछली सभी सरकारों की तरह वर्तमान सरकार भी शिक्षा संकुचन की नीति को और तेज कर रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।